चलिए, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब से कुछ ही क्षणों में हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा होगा जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी यह आंकड़ा 90% के पार जा चुका है। यानी थोड़ी देर में ही जब 5 राज्यों के एग्जिट पोल हमारे सामने होंगे तो यह तस्वीर बताएगी कि इस बार का चुनावी मूड क्या कहता है। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 चुनाव हुए हैं, महज 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्या ऐसा कुछ बंगाल में इस बार होने जा रहा है या ममता बनर्जी और मजबूत होकर सामने आएगी? तमिलनाडु में स्टैलिन क्या एक बार फिर से सिरमौर बनेंगे या एनडीए के पास कोई संभावना है? क्या असम में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी? ये तमाम आंकड़े थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे। और अब चर्चा के लिए हमारे साथ आईएनएच जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ गए हैं। अनुराग सिंह जी भाजपा प्रवक्ता और सैयद फैजल इकबाल टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत के साथ। दूसरे चरण में भी 90% का आंकड़ा पार होना, ये अभूतपूर्व वोटिंग की और इशारा, या फिर ये माने कि एसआईआर के बाद जो वोट कटे हैं तो नेचुरली इतना प्रतिशत वोट परसेंटेज वहां है? देखिए, जो भी कारण हो, पर अगर किसी भी राज्य में वोटर संख्या का 90% से ज्यादा वोट गिर रहा है तो वह एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, चौंकाने वाली उपलब्धि भी है। एक समय था जब हम राज्यों के चुनावों के संदर्भ में 50, 55, 60% तक की वोटिंग देखते थे। 90% की वोटिंग देखने को नहीं मिलती थी, तो चाहे वो एसआईआर के कारण है या राजनीतिक दलों की सक्रियता के कारण, राजनीतिक दलों के अपने वोट को निकालने के संदर्भ में की गई मेहनत के कारण, जिस भी कारण से हो, पर अगर मतदाताओं के कुल संख्या का 90% से ज्यादा मतदान में हिस्सेदारी हो रही है तो ये उल्लेखनीय उपलब्धि है, सराहनीय उपलब्धि है, और निश्चित रूप से यह सिलसिला बने रहना चाहिए। अच्छी बात यह कि केवल पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह नहीं है, 80+ का आंकड़ा लगभग हर राज्य के संदर्भ में देखने को मिला। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो चाहे वो दक्षिण का राज्य हो, ये सब अलग अलग हिस्से के राज्य हैं। तो तमिलनाडु के संदर्भ में बात करें तो वहां पर भी 85% के करीब आंकड़ा है। केरल के संदर्भ में भी आंकड़े इसी के आसपास हैं। अगर हम असम के संदर्भ में बात करें तो वहां पर भी 80+ की स्थिति है। तो कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है कि लोगों को जो लंबे समय से मेहनत चली आ रही थी, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे राजनीतिक दल हो, कि मतदान करना आपका अधिकार ही नहीं दायित्व है, तो कहीं ना कहीं वो दायित्व बोध आया है। और इस दायित्व बोध के तहत जो भी सरकार अस्तित्व में आएगी वो वाकई लोगों की सरकार होगी, क्योंकि जो मतदाता है उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी की है। तो अब हिमांशु जी, जब ये बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी होती है तो इसको लेकर अपना अपना आकलन होता है। स्थायित्व के लिए वोट डाला, सरकार बदलने के लिए वोट डाला, इसको लेकर बहुत सारी जो बातें हैं वो पहले दिन से शुरू हो गई हैं। और बंगाल के जो आंकड़े हैं मतदान के, उसको लेकर तो बहुत सारे पसोपेश की स्थिति है कि ये जो मतदान प्रतिशत है ये क्या कह रहा है। देखिए वरुण जी, योद्धा वही है जो परिणाम आने तक अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहे और दावा करे। अगर युद्ध के दौरान भी वो जीत का दावा नहीं करेगा तो उसके साथ कौन आएगा? तो कुल मिलाकर जिनका खाता भी नहीं खुलता, वो दल भी चुनाव के दौरान अपनी सरकार बनाने का न केवल दावा करते हैं बल्कि वादा भी करते हैं कि सरकार बनी तो हम ये सब कुछ कर गुजरेंगे। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के संदर्भ में दावा करने का तो नैसर्गिक अधिकार है। दोनों ही राज्य के सबसे बड़े या दूसरे नंबर के राजनीतिक दल हैं। तृणमूल कांग्रेस 15 साल से सत्ता में है। ममता बनर्जी अपने आप में एक बड़ी नेता है, वो एक बार पुनः सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ उसमें भी उनकी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर वो उभर कर सामने आई। तो स्वाभाविक है वो कहेंगे कि हम सत्ता में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटों पर पिछले 5 साल पहले पहुंची थी। लोकसभा में भी उसकी संख्या बढ़ी। जिस वाम मोर्चे ने 30 साल 40 साल पश्चिम बंगाल में शासन किया, उसका खाता भी पिछली बार नहीं खुला। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा। तो जो पार्टी 3 सीट से 77 सीट की यात्रा महज 5 साल में पूरी कर गई, वो ये उम्मीद कर रही है ना कि 77 से वो 150 का आंकड़ा इन 5 सालों में पार कर जाएगी। 3 से 77 आना ज्यादा बड़ी बात है बजाय 77 से 150 पे जाना। मेरे ख्याल से अनुराग सिंह जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। एक बार अनुराग जी से समझते हैं, अनुराग जी क्या कहते हैं अपनी इस यात्रा के संदर्भ में? जी बिल्कुल, हिमांशु ने बिल्कुल सही कहा है। पिछले 2 इलेक्शंस में तो मुझे ध्यान है
एक बार 10%, एक बार लगभग 38% से ऊपर वोट बीजेपी ने सिक्योर किया था। और इस बार जो एसआईआर के बाद जिस तरीके से वोटिंग हुई है, तो निश्चित रूप से ये जो 77 पिछले बार हम लोगों ने सीटें जीती थी, ये हमारी निश्चित रूप से 190 से 200 सीटें होने जा रही है। और पहला फेज तो बिल्कुल क्लियर था। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि 110 से अधिक सीटें हम प्रथम चरण में जीतेंगे। और ये भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ये जो दूसरा फेज है ये भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा। निश्चित रूप से एक निष्पक्ष चुनाव होने का जो परिणाम आना चाहिए वो आएगा, और बीजेपी को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब मनोज जी, जो निष्पक्ष ये चुनाव लाभ की होता है आप तो बात कर रहे निश्चित हैं, रूप आपका से जो भरोसा किस पर है? कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ताओं पर आपको इतना टेम्परिंग भरोसा होती है है, वोट में, कहीं ना चुनाव कहीं जो आयोग पर गड़बड़ियां आपका इतना होती हैं। भरोसा हो गया है, ज्ञानेश कुमार जी पर आपका भरोसा है, या जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उन पर आपका इतना भरोसा हो गया है? ये जो श्योर शॉट आपने कहा कि अब तो हम आ ही रहे हैं, इस भरोसे का आधार क्या है? चुनाव आयोग पर ज्यादा भरोसा, देख सीएपीएफ पे ज्यादा भरोसा, देख अमित शाह मोदी पे आपका ज्यादा भरोसा, या अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा? देखिए, सबसे बड़ा भरोसा तो जनता के ऊपर है हिमांशु जी, और बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। लेकिन जी। एक बात जो स्पष्ट रूप से जो हम कभी कहते थे अपोजिशन के नाते, या पहले जब लेफ्ट की सरकारें हुआ करती थी, कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं दबाव और निष्पक्ष चुनाव होना ये कठिन काम है, और वहां कहीं ना कहीं मसल पावर ज्यादा हावी रहता है, और लोग भय से न बोल पाते हैं न मतदान कर पाते हैं। तो इस बात को पॉलिटिकल पार्टी रियलाइज करती थी, या प्रेस के लोग रियलाइज करते थे जो कि ग्राउंड जीरो पर जाते थे। लेकिन इस इलेक्शन में जो खास बात थी, वो न केवल निर्वाचन आयोग ने इसको रियलाइज किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब उनके जजेस हॉस्टेज किए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रियलाइज किया कि किस प्रकार की गुंडागर्दी, दादागिरी वहां पर चल रही है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तो उनको भी देखे, वो भी देखे किस तरीके का माहौल रहता है। तो निष्पक्ष चुनाव जो बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित था स्वतंत्र भारत के पश्चिम बंगाल में, वो इस बार होने जा रहा है। इस बात का हर्ष बीजेपी को है। और इसलिए जब अच्छा, एक बात बताइए निष्पक्ष अनुराग होगा जी, तो एक बीजेपी को सवाल है उसका मेरा। लाभ मिलेगा। जब इस आपका बात का कहना है कि विश्वास पिछली हिमांशु जी बार चुनाव भारतीय जनता निष्पक्ष नहीं पार्टी था, के नाते हमको है। तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से 77 सीटों पर कैसे पहुंची? मतलब पिछली बार जो भी पक्षपात हुआ, वो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलजुल कर हुआ। अब आपने तृणमूल कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया, अब आप अकेले ही पूरे की पूरी जीत हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर पिछली बार चुनाव निष्पक्ष नहीं था, तो आपकी 77 सीटें, 3 से सीधे 77 कैसे आई? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मुझे लग रहा है कि जैसे आप फर्स्ट फेज आप देखेंगे, फर्स्ट फेज के इलेक्शन में 152 सीटें थी। इसमें हिंसा की कोई खबर नहीं आई, बिल्कुल भी कम था। ये वो एरिया था जहां पर जो डेमोग्राफिक चेंज का असर है इस तरफ कम है। ये थोड़ा ट्राइबल एरिया है, थोड़ा एससी समाज का एरिया है, झारखंड से लगा हुआ एरिया है। तो इस तरफ जो एक असर, जितना दबाव और प्रेशर होना चाहिए था, होता रहता था पहले, वो उसका असर निश्चित रूप से कम था। और इस क्षेत्र में हमको ज्यादा लाभ प्राप्त होता था। तो जहां जहां पर ये इफेक्ट कम था वहां निश्चित रूप से लाभ हुआ। और अब बाकी जो इधर हुबली आ जाइए, इधर अब इस तरफ जब आप आ जाएंगे, जहां पार्ट 2 में चुनाव हो रहा है अभी सेकंड फेज में, ये इफेक्टेड एरिया हम लोग मानते हैं इसको। और यहाँ अभी आप देखिए, अभी भी हिंसा हो रही है, अभी भी मारपीट हो रही है, अभी भी कैंडिडेट को रोक लिया जा रहा है, उसको दौड़ाया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। और अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो कि एक कैंडिडेट ही धमकी दे रहा है पुलिस ऑब्जर्वर को कि मैं देख लूंगा चुनाव के बाद आपको, कौन बचाएगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी थी। तो जहां 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 संतन के पांव पड़े थे वहां बंटाधार हुआ था। लेकिन जहां जहां बचे थे वहां बीजेपी उस समय थी हिमांशु जी। तो इस बार जो भी परिणाम आएगा, उसके संदर्भ में अनुराग जी अभी बोलने के लिए तैयार है ना कि वो निष्पक्ष चुनाव का परिणाम होगा? आप जीते या हारे, ऐसा तो नहीं ना आप हार गए तो पक्षपातपूर्ण, जीत गए तो निष्पक्ष? अगर निष्पक्ष चुनाव है देखिए तो उसके लिए वैसे, भाजपा का जीतना बड़ा जरूरी है। देखिए ये वैसे ये प्रवृत्ति तो विपक्ष की रही है कि जब भी चुनाव में परिणाम यदि खराब आए तो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन
और अच्छे आ गए तो खुद के मियाँ मिट्ठू बनते हैं। तो ये बीजेपी की प्रवृत्ति नहीं रही है। लेकिन बीजेपी सराहना किस बात की कर रही है? सराहना इस बात की कर रही है कि जनता फ्रीली अपना वोट डाल पाई, 92% जनता निकल के सामने आई। तो इस बात की सराहना कर रही है। और जिस तरीके से कम हिंसा हुई लोगों का, पिछले बार ही लगभग मैं एक बार आपके 300 पास केस लौटता हूँ, एक रजिस्टर ब्रेकिंग हुए आ थे रही है पोस्ट अनुराग जी, पूर्व मैं लौटता इलेक्शन हूँ। के। बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, एक्सेस माई इंडिया का पहला एग्जिट पोल सामने आ गया है। ये एक्सेस माई इंडिया का पहला एग्जिट पोल है जिसके आंकड़े टीवी स्क्रीन पर हम आपको देने जा रहे हैं, और ये असम का है। असम में फिर से बीजेपी सरकार का अनुमान एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आया है। तीसरी बार हैट्रिक लगाने भाजपा जा रही है। इस अनुमान के मुताबिक 88 से 100 सीटें भाजपा वहां पर ले सकती है, यह आंकड़ा बताया जा रहा है। यानी कि बहुमत के बिल्कुल पार। और कांग्रेस 24 से 36, अन्य के लिए वहां संभावना 0 से 3 के बीच में है। तो ये जो नंबर है ये असम से हमारे सामने है। वहां पर जहां 64 का जादुई मैजिकल फिगर है, वहां 88 से 100 सीट के साथ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यह आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर जी। तो लौटते हैं वापस चर्चा पे। तो हिमांशु जी, पहला जो हमारे पास एक आंकड़ा आया है वो असम को लेकर है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही है इस पहले अनुमान में। देखिए, इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। जो ये रुझान है, विपक्ष भी इतनी दमदारी से दावा नहीं कर रहा है, कांग्रेस से भी ऐसा दमदारी का स्वर नहीं आ रहा कि असम में हम सरकार बना रहे हैं। बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत आत्मविश्वास के साथ दिखाई देते हैं, पूरी भाजपा भी दिखाई देती है। पर जो रुझान है वो रुझान ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पिछली बार जो गठबंधन था उसने 75 सीटें हासिल की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें थी। अगर 75 के मुकाबले ये आंकड़ा 90 को पार कर रहा है तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि केवल आपको उत्सुकता आंकड़े की रहनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन के बहुत हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मूलतः सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में एग्जिट पोल के जो आंकड़े आएंगे तब हम बात करेंगे, पर अनुमान यही है कि सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में रुचि केवल 2 राज्यों के संदर्भ में, एक केरल और दूसरा पश्चिम बंगाल जी। केरल के संदर्भ में कांग्रेस को उम्मीद है कि 10 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी होगी, और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मतलब इतनी ताकत, इतना केंद्रीकरण बहुत कम मौकों पर देखने को मिलता है जिस तरीके का पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में महज 10 साल में पहुंचती हुई दिख रही है। मतलब जिस पार्टी की आज से 10 साल पहले कुल 3 सीटें हो, वो पार्टी अगर आज सत्ता में आने की स्थिति में है, स्वयं के दम पर आ जाएगी, ये जरूरी नहीं, पर लोग उम्मीद तो कर रहे हैं ना। लोगों को संभावना तो दिख रही है। लोग इस उम्मीद के साथ भाजपा को देख पा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में दिख रही है। कांग्रेस अगर केरल में सत्ता में वापसी करती है तो यह अचंभे का विषय नहीं होगा। केरल में अगर कांग्रेस वापस नहीं आती है तो यह अचंभे और कांग्रेस के लिए शर्म का विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में नहीं भी आती तो कोई बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, पर आती है तो ये वाकई अचरज का भी विषय होगा और बहुत अधिक सराहना का भी विषय होगा। लेकिन मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के सैयद फजल इकबाल जी हैं, उनसे भी हमें समझना चाहिए उसको लेकर वो खुद कितने भय के साथ में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं, कितने आशंकित हैं, कितने आतंकित हैं। एक से मुकाबला तो कोई भी कर ले, आपका कहना है आप तो 3-3 लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, चुनाव आयोग से भी लड़ रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से भी लड़ रहे हैं, और भाजपा से तो लड़ ही रहे हैं। क्या कहते हैं सैयद फजल इकबाल साहब? सर, ये भाजपा वालों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इनका सपना रहेगा मोदी जी का स्वर्ण युग कभी पूरा ही नहीं होगा जब तक ममता बनर्जी है। ये लोग बंगाल को किसी भी हासिल करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शंस में ऑलमोस्ट 3,50,000 फोर्स डिप्लॉयड किए गए थे। बंगाल एक ऐसा इकलौता राज्य है आजाद भारत के इतिहास में कि यहाँ इस बार स्टेट इलेक्शंस में लमसम 2,50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनको ये लग रहा था कि ये पैरामिलिट्री फोर्स, एनआईए को भी इन्होंने उतार दिया है। उसके बाद आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से टैंकर्स कलकत्ता की सड़कों पे परेड कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि इजराइल ईरान का युद्ध ये बंगाल में हो रहा है, कलकत्ता शहर में हो रहा है। ये लोग सोच रहे थे कि ये सारी चीजों को दिखा के जनता को भयभीत करेंगे, एसआईआर का डर दिखा के ये लोग सोच रहे थे कि जनता को रोकेंगे, लेकिन जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईवीएम मशीन में जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे आपके सामने, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर तृणमूल कांग्रेस 220-230 सीट भी ले आए तो ये जनता का परिणाम होगा। ममता बनर्जी ने जो प्रकल्प, जो काम, जो योजनाएं पश्चिम बंगाल के अवाम के लिए बनाई है और उन्हें घर घर पहुंचाया है द्वारे सरकार के जरिए, ये टर्नआउट ममता बनर्जी के लिए है, ये टर्नआउट नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये टर्नआउट उन सारे चीजों के खिलाफ है जिन्होंने बंगाली के लोगों, बंगाल की अस्मिता के साथ किया था। इन्होंने लोगों को लाइन पे खड़ा किया था। सैयद भाई, लेकिन 1971 का एक चुनाव जो है बंगाल का, उसमें बकायदा सेना उतार कर चुनाव कराया गया था। मतलब सेना आधिकारिक तौर पर बंगाल में उतरी थी, तब जाके 1971 बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ था। उसके कार्टून, उस वक्त के कार्टूनिस्टों के बनाए गए कार्टून जो छपे थे वो अभी तक दिखाए जाते हैं। तो बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस उतार के चुनाव कराए जाने का कोई ये नई बात नहीं है, तो इतिहास रहा है। नहीं, नई बात नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, सेंट्रल फोर्स के साथ साथ आपने कभी सुना है एनआईए भी उतरी है चुनाव में? अरे एक बात आप ये छोड़ो, आप ये बताओ, आपसे जो जानना है, आपने बताया कि आप 220-230 सीटें जीतने जा रहे हो, तो कुल मिलाकर आप मानते हो ना कि चुनाव निष्पक्ष हो गया है, मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाया? ऐसा तो नहीं ना कि सरकार भाजपा की बन गई तो आपने चालू कर दिया, अरे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, चुनाव पक्षपातपूर्ण हुआ? क्योंकि आप दोनों लोग बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हो हम सरकार बना रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड सिर्फ भाजपा के लिए रिजर्व है, ठीक है? हम लोग वो कार्ड नहीं, हमारी नेत्री जनता की नेत्री है, जननेत्री है। उन्होंने वादा नहीं किया, उन्होंने काम किया है। मोदी जी ने सिर्फ जुमला किया है, इसका जवाब वो तो ठीक है। अरे एक मिनट, इकबाल साहब मेरे सवाल पर जाइए। चुनाव का नतीजा अगर आपके खिलाफ हुआ तो वो भी जनता का ही निर्णय होगा ना। उस समय आप ये तो नहीं चिल्लाओगे ना ये पक्षपातपूर्ण है, हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, फर्जी वोटिंग हो गई, सेंट्रल फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, ऐसा रोना पीटना तो नहीं करोगे ना? आप मान रहे हो ना कि चुनाव निष्पक्ष हुआ, आपके सारे वोटर अपना वोट डाल लिए हैं? जी सर। क्या कहते हो अनुराग जी? 4 तारीख को मिलेगा। इकबाल जी ने तो कह दिया जो भी हो चुनाव में वोट तो ईमानदारी से डल गया है, तो आप भी अब मानोगे ना कि चुनाव ईमानदारी से हो गया है? नहीं, विक्टिम कार्ड तो यही है सैयद जी का कि ये बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस ने, इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस आ गई। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कौन किया है? केंद्र सरकार ने किया है, चुनाव आयोग ने किया या जो इलेक्शन कमिश्नर निर्णय आदेश पर हुआ? ये पता होना चाहिए। और ये तो शर्म की बात है टीएमसी के लिए। टीएमसी के लिए शर्म की बात है कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम बंगाल में इतनी खराब है कि इस पर न केवल चुनाव आयोग को संज्ञान लेना पड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी निष्पक्ष चुनाव के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स से निर्देश देना पड़े। ये तो शर्म की बात है आपके लिए। इस पर तो आप शर्म महसूस करें, क्षमा मांगे देश से। नहीं अनुराग जी, थोड़ा मेरी बात को सुनिए। 2021 में भी जो चुनाव कराया था ना, वो चुनाव आयोग नहीं कराया था, वो ममता बनर्जी ने नहीं कराया था। राजीव कुमार जी तो उन्होंने भी यही दावा किया था कि चुनाव निष्पक्ष कराया गया है, और उस निष्पक्ष चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें आ गई थी, और उस निष्पक्ष चुनाव में अनुराग सिंहदेव जी की पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी 77 सीटें आ गई थी। ये तो ज्ञानेश कुमार जी ने अचानक बताया कि चुनाव इस बार निष्पक्ष होगा, तो ये भाजपा का स्वर और मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वर अचानक 2021 में तो आप भी नहीं बोले थे कि चुनाव पक्षपातपूर्ण है। उस समय तो आप अपनी इस उपलब्धि पे मुग्ध थे कि हमने 3 से 70 सीटें कर ली। अब अचानक बता रहा हूं कि चुनाव इस बार निष्पक्ष हो रहा है। नहीं, निष्पक्षता का पैमाना तो हिंसा है हिमांशु जी। पिछले बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि किस तरीके से पोस्ट पोल हिंसा जो हुई थी और परिणाम के बाद क्या हालत थी। मैं तो खुद अनुभव किया हूं अभी बंगाल में। कार्यकर्ताओं ने तब से जो घर छोड़ा है, कई कार्यकर्ता उनके घर जला दिए गए, दूसरे के घरों में शरण लेके रखा है उन्होंने, कई कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस लगाए गए, लोगों के गांव धमकियां दी गई।
वहां पर महिलाओं की और माताओं बहनों की आबरू लूटी गई। तो ये तो पूरे 8 देश ने चरणों में देखा हुआ है। था ये मतदान। सिर्फ बीजेपी देखी है ये थोड़ी ना है, ये तो पूरे नहीं नहीं, देश लेकिन ने अनुराग जी ये तो देखा बड़ी है कि शर्मनाक बात किस है। तरीके से देश में चुनाव सरकार का वहां पर सम्माननीय नरेंद्र हिंसा मोदी में जी के तब्दील नेतृत्व में किया है। जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे दमदार नेतृत्व करने वाले हैं, और इसके बावजूद भी जिस देश में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार है, वहां पर आम आदमी को तो छोड़िए, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर इतने अत्याचार 5 साल तक होते रहे और आप बैठकर देखते रहे। आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किए। ऐसा कैसे आपने बर्दाश्त किया अनुराग सिंह देवी, और आपकी पार्टी ने बर्दाश्त किया भाई? देखिए विसंगति यही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास लोकल लॉ एंड ऑर्डर होता है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और निश्चित रूप से अब चूंकि अभी चुनाव आयोग सीधे इस पर इंटरफेरेंस कर रहा है, सीधे अभी पुलिस ऑब्जर्वर भी लगाया गया है कि कहीं पर इस तरीके की हिंसा या इस तरीके की शिकायत आती है, कहीं पर दबाव या गुंडागर्दी किया जाता है, तो उसको रोका जाए स्पष्ट रूप से। मतलब तो ये आपका जो कहने का आशय ये है डेमोक्रेटिक एक जो कि संघीय नरेंद्र मोदी ढांचा जी से है, ज्यादा भरोसा हम उसके लोगों को आधार ज्ञानेश पर कुमार जी जो पर करना चाहिए। सीमाएं हैं वो राज्य व्यवस्थाएं सरकार ज्यादा की और बेहतर केंद्र संभाल की, सकते हैं बजाय उस नरेंद्र मोदी और आधार अमित शाह जी पर के। जी अनुराग जी। उस उन सीमाओं के आधार पर ये देखा जा सकता है कि जो अत्याचार हुए उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया अपने स्तर पर, और ये इस चुनाव में उसी अत्याचार का जवाब बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों को देने चलिए मैं वाली है। एक सेकंड आपको और रोक रहा इसीलिए हूं, एक हमारा एक एक आत्मविश्वास बंगाल भी को है, लेकर आंकड़ा आ गया है। टीएमसी के मैट्रिस, गुंडों एक को सेकंड अनुराग जी मैं जनता लौट रहा देगी हूं। जवाब। मैट्रिस का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कांटे की टक्कर, टीएमसी 125 से 140 यानी बहुमत से 8 सीट पीछे, बीजेपी 146 से 161, अन्य 6 से 10। ये मैट्रिस का पहला एग्जिट पोल बंगाल को लेकर आया है जिसमें बीजेपी को थोड़ा सा आगे दिखाया गया है। डॉक्टर हिमांशु बीजेपी को द्विवेदी। थोड़ा सा आगे नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन दिखा रहा है। मैट्रिक्स का आंकड़ा 125 से 140 का आंकड़ा ये बताता है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए जो जरूरी आंकड़ा उसे प्राप्त नहीं कर रही है। ज्यादा से ज्यादा 140 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती हैं, कम से कम 125 मिल सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें कम से कम जीतेगी। और अगर जनता मेहरबान रही तो वो आंकड़ा 161 पर भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर मैट्रिक्स उसका दावा यह है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो हमारे साथ में टीएमसी प्रवक्ता हैं, पहला रुझान इकबाल साहब आपके पक्ष का नहीं आया। ये सर्वे एजेंसी को भी भाजपा ने सेट तो नहीं कर लिया? सर 21 में भी बहुत सारे रुझान आए थे, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे बहुत सारे रुझान थे इनके लिए, इनके फेवर में। ठीक है सर, हम लोग तो तैयार, जनता जनार्दन है और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि चौथी बार 4 मई को फिर ममता बनर्जी। अरे ये जनता फैसला करके आपको कैसे बताती है? देखते हैं सर, सभी जो यही उम्मीद रखती है। हम लोगों ने जिस तरीके से जनता के लिए, जनता के बीच में, जनता के साथ काम किया है, अब चुनावी परिणाम भी हमारे पक्ष में होंगे, यही हम आशा करते हैं। तो ये सैयद फैजल इकबाल, ये जो आंकड़ा आया है आपको लग रहा है कि कहाँ 213 थे आप और कहाँ ये 125 140 पर आपको दिखा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मानते हैं, नहीं मानते हैं 15 साल में? कोई नहीं सर, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बंगाल में। उल्टा ममता दीदी की पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। इन लोगों ने जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी को पहले चुना था निष्पक्षता के साथ, उसी निष्पक्षता के साथ ज्ञानेश कुमार जी ने निष्पक्ष चुनाव करवाया है, और उसी निष्पक्ष चुनाव का परिणाम जनता 4 तारीख को सबके सामने खोल के रखेगी। तो आप मान रहे हैं ना चुनाव निष्पक्ष हुआ है? जी बिल्कुल। अब उनसे पूछिए, हमारे भाई से, कि ये खुश हैं कि नहीं है। एनआईए, सीबीआई, इलेक्शन आता है तो ईडी जागरूक हो जाती है, इलेक्शन आता है तो सीबीआई जागरूक हो जाती है, इलेक्शन आते ही सारे सेंट्रल एजेंसीज एकदम अलर्ट मोड में चले जाते हैं। कार्ड फिर मतलब एक मिनट इकबाल जी, आप क्या चाहते हो? पश्चिम बंगाल में ईडी 5 साल आती रहे, केवल चुनाव के समय पे आई, आपको अच्छा नहीं लगता? 5 साल आना चाहिए। अनुराग जी थोड़ा सा सम्मान क्यों नहीं करते आप इकबाल जी की भावनाओं का? नहीं बिल्कुल, विक्टिम कार्ड अभी से शुरू कर दिया है इकबाल जी ने कि ईडी सीबीआई
आ गई, फोर्सेस आ गई, चुनाव आयोग आ गया। स्टार्ट नहीं किया ये तो। मुझे लगता है कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। देखिए, जनता ने इस बार मन बना लिया है कि टीएमसी आउट और बीजेपी इन, और यही संदेश है इस पूरे चुनाव का कि अब की बार जो अत्याचार का, जो भ्रष्टाचार का, जो गुंडा राज की सरकार है बंगाल में, वो जाने वाली है और अच्छा एक बीजेपी बात की बताओ सरकार अनुराग जी, आने देखिए वाली मैं है। जिस मैं थोड़ा तरीके से मेरी असम में सुशासन का परचम लहरा रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार विश्व शर्मा जी किस तरीके से पॉपुलर बढ़ रही हैं, और किस तरीके से उन्होंने वहां पर एक जो इन्फिल्ट्रेशन था, जो घुसपैठ थी, जो वहां पर गड़बड़ियां हो रही थी, उसको कंट्रोल किया, और असम की सीमा को किस तरीके से उन्होंने सील किया, वहां पर फेंसिंग लगवाने का काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करके। उसी तरीके से अब बंगाल में भी सीमा लगाई जाएगी, जो सबसे ज्यादा बॉर्डर है बांग्लादेश का, वहां पर तो उस पर भी होगा। और ये जितनी समस्याएं बंगाल के अंदर है, ये सारी समस्याओं का अंत बीजेपी की सरकार से होगा। अच्छा एक बात बताओ अनुराग जी, मेरा एक सवाल है। ये आंकड़े, ये एग्जिट पोल अपनी जगह और एग्जैक्ट पोल अपनी जगह। ये 2 साल पहले की करीब एग्जैक्ट पोल आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने पश्चिम बंगाल की आपको 18 सीटें जिताई थी। ममता जी से लोग नाराज, मोदी जी के प्रति लोग बड़े समर्पित। फिर भी क्या हुआ? 2.25 साल पहले जो चुनाव हुआ, आपके 18 सीटें तो 12 सीटें रह गई। आप बोल रहे हो आपकी बार हम सरकार बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं 77 सीटें जो है वो 50-50 के आसपास है। इकबाल जी इसीलिए इतना आत्मविश्वास है कि इस बार 215 छोड़ हम 230 में जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपके खिलाफ दिख रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात बंगाल के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि वास्तव में जितनी चलिए, स्वतंत्रता एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल को लेकर। कुल 4 एग्जिट पोल सामने आ गए। मैं लौट रहा हूं आपके पास। बंगाल को लेकर कुल 4 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। ये हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है, 4 एग्जिट पोल, पोल्स ऑफ पोल 4 का बता रहा है बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर है। 4 एग्जिट पोल का पोल्स ऑफ पोल ये बता रहा है कि बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। टीएमसी 141, बीजेपी 142। ये 4 एग्जिट पोल का पोल्स ऑफ पोल ये कहता है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल 4 एग्जिट पोल बंगाल को लेकर अब तक सामने आ चुके हैं। एक एक करके उनकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे जो हमारे सामने आ रही है। एग्जिट पोल में चाणक्य स्ट्रेटजीज टीएमसी को 130 से 140 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहा है। पोल डायरी 99 से 127 टीएमसी, बीजेपी 142 से 171। एक पीपल्स प्लस, वो टीएमसी को 177 से 187 सीटें और बीजेपी को 95 से 110 दे रहा है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल में 141 142। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, देखिए, अगर इकबाल जी की ओर से बात करनी है तो ये कहानी 5 साल पुरानी ही है। 5 साल पहले भी जो एग्जिट पोल आए थे, कमोबेश सभी एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर थी। 1-2 ने टीएमसी की सरकार बनवाई, 2-4 ने भाजपा की सरकार बनवाई। पर जब नतीजा आया तो एग्जिट पोल पासंग में भी नहीं दिखे। 213 सीटें आई थी 2016 में टीएमसी की। 2021 में कांटे की लड़ाई जब एग्जिट पोल बता रहे थे, तब टीएमसी ने 215 सीटें जीत ली। जो भाजपा की सरकार बनवा रहे थे वो भाजपा 77 सीटों पर आई। तो कुल मिलाकर जैसा माहौल है भाई पश्चिम बंगाल में, एक घमासान है, एक तनावपूर्ण स्थिति है, एक कांटे की लड़ाई के लायक वातावरण बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहां लगाई है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि अमित शाह, जिनके ऊपर देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारियों के बीच से समय निकालकर लगभग 15 से ज्यादा दिन बंगाल में बने रहे हैं। वार रूम में बैठे हुए थे। प्रथम चरण के दौरान हम लोगों ने देखा अमित शाह, जिनसे 1 मिनट की मुलाकात के लिए उनकी पार्टी के ही सांसद विधायक तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्री भी तरसते रहते हैं। वो अमित शाह 15 दिन आम कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध थे पश्चिम बंगाल में। यानी इतनी संजीदगी के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चुनावी लड़ाई लड़ी है। अब उसके बाद अगर एग्जिट पोल का आंकड़ा आएगा वरुण जी, तो आपको क्या लगता है टीएमसी की सरकार बनवा देगी एजेंसियां ऐसे वातावरण के बीच में? तो कुल मिलाकर एक कांटे की लड़ाई है। अनुराग सिंह देव और सैयद फैजल इकबाल
दोनों को इस एग्जिट पोल के लिए आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार बनी गई, पर ऐसा भी नहीं है कि आपकी सरकार नहीं बन सकती। तो इकबाल साहब की भी बन सकती है और अनुराग जी की भी बन सकती है, तो दोनों को शुभकामनाएं। एक भाई आपकी सरकार बन सकती है। एक आंकड़ा दे देता हूं मैं। पिछली बार 2021 में 13 एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100+ दिखाया था, नंबर आया था 77। और अब एक आंकड़ा पुडुचेरी का हमारे पास आ रहा है, दोबारा एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है। कुल 30 में से 16 से 20 सीटें एक्सेस माई इंडिया में दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस 6 से 8, यानी वहां पर एक बार फिर से जो एनडीए सरकार है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने एक समय शासन किया था। एक आंकड़ा तमिलनाडु को लेकर है, जैसा हिमांशु जी कह रहे थे, उसको लेकर बहुत हैरानी जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। डीएमके स्पष्ट रूप से वहां सरकार बनाती दिख रही है। अब एक खबर कि सिर्फ अभी तक के एग्जिट पोल में, एक एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार बनती दिख रही है। पीपल्स पल्स का ये पोल है, अभी तक जो 4 एग्जिट पोल आए हैं, एक एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार बनती दिख रही है। हर जगह से आंकड़े आ रहे हैं। नहीं, पीपल्स पल्स जो सरकार बनवा रहा है वो कमोबेश एक तरफा लड़ाई का बनवा रहा है। पीपल्स पल्स का जो आंकड़ा है वो 177 से 187 सीट है टीएमसी को दे रहा है, और 95 से 110 बीजेपी को दे रहा है। मतलब ये आंकड़ा ये बता रहा है कि भाजपा पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी पर सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचेगी। तृणमूल कांग्रेस पिछली बार से खराब प्रदर्शन करेगी लेकिन सत्ता से बाहर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये एक आंकड़ा पीपल्स पल्स ने दिया है, पर बाकी जितने भी आंकड़े हैं उनमें या तो कांटे की लड़ाई है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। तो कुल मिलाकर 4 तारीख तक के लिए रुचि तो कम से कम बनी हुई है वरुण जी। ये एग्जिट पोल ऐसा है जिसके आधार पर आप चादर तान के सो नहीं सकते हैं। ना अनुराग सिंहदेव जी को सोने का अधिकार है, ना इकबाल जी को सोने का अधिकार है। इनको जो है अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ मतपेटियां रखी हैं, मतलब वोटिंग मशीन, उन पर अपने कार्यकर्ता तैनात करने चाहिए, वहां पर पहरे देने चाहिए, वहां के संदर्भ में सर्विलेंस रखना चाहिए। पता नहीं जब नतीजा कौन कहने लगे कि वोटिंग मशीन बदल दी गई थी, सॉफ्टवेयर हैंग कर लिया गया, तो थोड़ी तैयारी रखिएगा। क्या कहते हो इकबाल जी, तैयारी है ना आपकी? बिल्कुल पूरी तैयारी है सर, इनके हथकंडे को काउंटर करने के लिए। पिछले चरण में आपने देखा एक मशीन में वोट टीएमसी को डाल रहे हैं, जा रही है बीजेपी को। अच्छा, तो ऐसे ही इस बार देखने को दृश्य मिला। हाँ, तो टेप लगा बटन दबा रहे हैं बीजेपी का, पर बीजेपी को वोट ही नहीं जा रहा है। इकबाल जी, वो वाला आपने देखा कि नहीं देखा वीडियो? टेप लगा दी बीजेपी सिंबल पे, गायब ही हो गया ईवीएम से। जनता चाह ही नहीं। तो चुनावी नतीजे अभी हम एग्जिट पोल्स में देख रहे हैं सर। पिछली बार लेकिन हम थोड़ा बंगाल से बाहर भी बात करते हैं। हमारे साथ में अनुराग सिंहदेव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी है और बड़ी संभावना भी है। अनुराग जी, ये तमिलनाडु में क्या हुआ? बहुत जोर लगाया आपने पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु के संदर्भ में भी, पर कुछ बात बनती नहीं दिख रही। वो पवित्र सेंगोल भी आपने स्थापित किया संसद में, और वो क्या बोलते हैं, अयोध्या में राम मंदिर भी वो साउथ इंडियन ने एक मूर्ति बढ़िया बनाई, उसको भी आपने स्थापित कराया। पर इसके बावजूद भी तमिलनाडु में भाजपा के प्रति कोई मन भाया वहां के लोगों का ऐसा कुछ नहीं दिखला। कार्यक्रम भी हुए। क्या कहते हो अनुराग जी? देखिए, ये 61-81 का आंकड़ा दिख रहा है, इसका अर्थ है कि हम प्रगति के पथ पर तमिलनाडु में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार ज्यादा थे। अरे नहीं, रुको वरुण जी, वो 61-81 आपका नहीं दिख रहा अनुराग जी। वो AIADMK नाम की एक पार्टी है जिसकी पीठ पर आप सवार है, वो उसका है, थोड़ा पता है ना वो। देखिए, निश्चित रूप से दक्षिण राज्यों में बीजेपी की जो प्रगति का दर है वो निश्चित रूप से थोड़ा कम है, और इस बात को पार्टी भी रियलाइज करती है कि हम केरल में, केरल का आंकड़ा आ गया हमारे पास, कुछ राज्यों में हम कम हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जिन चीजों की आवश्यकता है, चाहे अलायंस की हो या फिर अपना आधार बढ़ाने की हो, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है। नहीं, और प्रधानमंत्री जी के कारण हमें तो लग रहा था कि आप एक तरफा जीत हासिल करोगे। जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर आपने पूरे देश में माहौल बनाना चाहा, तो उस हिसाब से तो भाजपा की एक तरफा लहर होनी चाहिए थी। ये कहाँ कांटे की लड़ाई, ये कहाँ कांटे का संघर्ष? आधी आबादी के तो असल पहरेदार, पैरोकार, सिपह सालार आप थे, वो आधी आबादी कहाँ गायब हो गई भाई? दिख नहीं रहा
एग्जिट पोल में अनुराग जी? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि वो वोट के लिए कोई नारी शक्ति वंदन अधिनियम था नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक संकल्प था प्रधानमंत्री जी का। और बीजेपी सरकार जो इस देश में अभी तक पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से महत्व नहीं मिला नारी शक्ति को, उसको उसका एक बिल लाया था। और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने, जो भी नॉन एनडीए अलायंस थी, उन्होंने इसको पूरी तरीके से अपास्त किया। न केवल अपास्त किया बल्कि इस पूरे बिल को अपमानित भी किया। और ये विषय हमारे लिए सिर्फ चुनावी विषय नहीं है, ये हमारे लिए संकल्प का विषय है। और इसको निरंतर, चाहे चुनाव हो या ना हो, हम उठाते रहेंगे और लगातार उठाएंगे। नहीं और नहीं, मैं ये तो बहुत मानता हूं अच्छी कि बात है आपका आधी बड़प्पन आबादी, अनुराग जी, कि आपने जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक को वोट की दृष्टि से नहीं देखा। डॉक्टर और साहब, महिलाएं जो है ना, वो स्वभाव से एहसान फरामोश नहीं होती। जो उनके लिए करता है वो उसका ध्यान रखती हैं, वो उसके संदर्भ में सद्भाव रखती हैं। आप तो बता रहे थे, आप ही उनके पैरोकार हो। ये टीएमसी वाले, ये डीएमके वाले, ये लेफ्ट वाले, ये सपा वाले, और खासतौर पर कांग्रेस वाले, ये तो महिला विरोधी हैं। तो जो आधी आबादी के आप ही पैरोकार थे, आप ही सिपह सालार थे, तो महिलाओं ने भुला दिया आपके संघर्ष को। या आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत है? जब नतीजे आएंगे तो वो पूरी आधी आबादी भाजपा के साथ दिखेगी, और आधी से ज्यादा सीटें, क्योंकि कुछ पुरुष तो आपको वोट देंगे ही, और आधी आबादी आपको देगी। तो नतीजे तो चाहे वो केरल के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो पुडुचेरी के हों, चाहे वो असम तो पहले ही हो लिया, उसमें तो आपको कोई संकट नहीं, और चाहे टीएमसी के बाली बंगाल के हों, भाजपा के पक्ष में माहौल है। देखिए ये जो लंबी यात्रा है बीजेपी की, इसमें निश्चित रूप से मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो बीजेपी इतने स्ट्रांगली देश में आने की का सवाल नहीं था। और लगातार प्रधानमंत्री जी 3 बार से प्रधानमंत्री हैं, देश में हमारी सरकार है, मैक्सिमम राज्यों में हमारी सरकार है। तो ये निश्चित रूप से महिलाओं का बड़ा योगदान है इसमें। और दूसरी बात ये है कि अभी भी आप देखेंगे जो रुझान एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे असम हो, चाहे पौंडीचेरी हो, या फिर बंगाल हो, इन सब राज्यों में निश्चित रूप से महिलाओं का रुझान जिस तरीके से हमको मिलना चाहिए वो मिला है। और आप नतीजे में इसको तब्दील होते हुए देखेंगे 4 तारीख को। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, आइडियोलॉजिकली कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर हम स्थापित नहीं रहते हैं, तो वहां पर ये टर्न आउट हो जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा नहीं रखता हूं कि रातों रात ये आइडियोलॉजिकल बदलाव हो जाएगा सिर्फ एक मुद्दे पर। इसलिए हो सकता है तमिलनाडु में नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाकी राज्यों में तो ये दिखाई पड़ेगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो किया है, अपोजिशन ने जो किया है, उसका जवाब महिलाओं कहीं ना कहीं देंगी अच्छे से। जी, लेकिन एक बार बताओ, बाकी तो सब ठीक है अनुराग जी, पर आप हम लोगों से इतने नाराज क्यों हो? हमने कहा 2014, 2019 और 2023, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2024, तो वो महिलाओं के कारण बने। मतलब प्रधानमंत्री बनाए हैं तो महिलाओं के कारण बने हैं, पुरुषों ने मोदी जी के साथ देना नहीं समझा। योगदान था, ये मैं कहना चाहता हूँ हिमांशु। आप स्वयं दिखाते हैं, जो मीडिया में जो वोट शेयर्स आते हैं, वोट के रेशियो आते हैं, उसमें आप हमेशा दिखाया करते हैं कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर ज्यादा वोट परसेंटेज। एक बड़ी खबर आ रही है केरल को लेकर। रिपोर्टिंग भी है जी, केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार की संभावना, यानी यूडीएफ की संभावना। 2 एग्जिट पोल और दोनों ये बता रहे हैं कि केरल में यूडीएफ सरकार आ रही है, यानी 10 साल बाद कांग्रेस वहां वापसी करेगी। और वामपंथ का जो आखिरी किला है देश में, केरल, वहां से उनकी विदाई दिख रही है। 2 एग्जिट पोल आए हैं और दोनों में यह दिख रहा है कि यूडीएफ यानी कांग्रेस की सरकार वहां पर लौट रही है, यानी एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है। हिमांशु जी? नहीं, हिमांशु जी ने इस पे तो अनुराग जी बोलेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत तो अनुराग जी का सपना था ना, ये केरल युक्त कांग्रेस हो रही है, या कांग्रेस युक्त केरल हो रहा है, वामपंथ मुक्त भारत हो रहा है। क्या बोलते हैं अनुराग जी? देखिए निश्चित रूप से ये बंगाल में इस यात्रा को देखना चाहिए कि पहले वामपंथ से भी शुरू करें, तो कांग्रेस के बाद फिर वो दोनों मिलकर टीएमसी। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इसलिए कभी ये आप बन जाते हैं, कभी ये कांग्रेस बन जाते हैं, कभी टीएमसी बनते हैं, कभी, तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये नहीं, लेकिन हम तो ये देखते हैं और बाद में ये सब आप में आ जाते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है जी।
मैंने कहा और बाद में ये सब आपके पास आ जाते हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। ये हृदय परिवर्तन का बड़ा एक महत्व है देश की राजनीति में, और हृदय परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से हमारी तरफ आते हैं। इकबाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इकबाल जी की टिप्पणी सुनते हैं। जी इकबाल जी, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, जब अनुराग जी की पार्टी में आ जाते हैं तो वो हृदय परिवर्तन के साथ होता है। क्या कहते हो इकबाल जी? ये लोग तो, इनकी वॉशिंग मशीन वर्ल्ड फेमस वॉशिंग मशीन है जी। आप किन किन के नाम गिनेंगे? मैं सर से ये बोलना चाहता हूँ अनुराग जी से, ये कह रहे हैं ये महिला हितैषी पार्टी है, लोकसभा में इनकी वुमेन रिप्रेजेंटेशन 13% है और तृणमूल कांग्रेस की 38% है। अब आप देखिए, अब आप उनसे खुद सवाल करिए कि ये लोग महिला के लिए, महिला हित में ये कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं आप? नहीं, सबसे ज्यादा महिला सांसद तृणमूल की हैं, ये आंकड़ा तो है। नहीं, आंकड़े में कोई बात ही नहीं है अनुराग जी, वो ज्यादा विषय नहीं है। उनके पास में सीटें ही कितनी है भाई, कुल मिलाकर अगर उनके पास में 22 सीटें लोकसभा में है तो उनकी अगर संख्या 11 भी हो जाए तो वो 50% हो जाता है। अब आपके साथ संकट ये है कि आपके पास 240 सीटें हैं लोकसभा में, कैसे इतनी संख्या में महिलाओं को लाओ? दिक्कत है आपकी, तो दिक्कत को हम लोग समझते हैं। इकबाल जी के लिए अनुकूलता है अभी प्रतिशत में बात करना। इकबाल जी थोड़ा संख्या की दृष्टि से बताओ ना, आपके कितने महिला सांसद, अनुराग जी के कितने महिला सांसद? तो उसमें दिखता है कि इकबाल जी के मुकाबले अनुराग जी कितने वजन के साथ हैं। 7 वुमेन एमपीज इन लोकसभा जी। कितने? 11 आउट ऑफ 29। यस। और बीजेपी के कितने? आउट ऑफ, अब वो सर मैं आंकड़े देख के बताऊंगा सर कि पार्लियामेंट में हमारे नहीं, मैंने इकबाल जी से कहा ना, इकबाल जी बताया ना कि भाजपा की महिलाओं सांसद कितनी है, इसके संदर्भ में आपके पास जानकारी है? 31। 240 सांसद है इनके पास, उसमें 31 है वुमेन एमपीज 31। तो भाई आपसे कितने ज्यादा हैं? सर आप परसेंटेज की बात कर लीजिए तो अरे ये तो आंकड़े अपने अपने अनुसार है, फिर तो जिसका केवल एक सांसद हो वो बोले कि मेरे तो 100% है, ये थोड़ी आंकड़े की बात है। पर बहरहाल अभी तो हम जरा विधानसभा चुनाव पर रहते हैं और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये जानना चाहते हैं इकबाल साहब, कुल मिला के मामला एग्जिट पोल में तो कठिन लड़ाई का है। नहीं सर, कितनी कठिनाई महसूस कर रहे हैं आप? सर अगर एग्जिट पोल वाले ऐसा एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे तो उनके यहाँ भी ईडी पहुंचेगी रात में। अब बात तो अगर एग्जिट पोल, तो ये केरल के संदर्भ में ईडी नहीं पहुंचेगी क्या? ये तमिलनाडु के संदर्भ में ईडी नहीं पहुंचेगी क्या? सर फिलहाल तो हम बंगाल की बात कर रहे हैं सर, और रिपब्लिक टीवी ने 2021 में भाजपा को तो सरकार बना ही दिया था 148 सीटों के साथ जी। तो सर ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े हैं, ठीक है, जिन्होंने भी सर्वे किया है, ठीक है, अब आप नतीजे देखेंगे 4 तारीख। ठीक है, तो एक ब्रेक पर जाना है, पर ब्रेक पर जाने से पहले ये जानकारी दे दें कि बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें 6 में से 5 में बीजेपी की सरकार, एक में टीएमसी की बन रही है। असम को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सब में एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है। पुडुचेरी में वापसी हो रही है, इस समय ये दिखाई दे रहा है एनडीए की। और तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं कि डीएमके स्टैलिन एक बार फिर से आ रहे हैं। असम में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है, यानी वामपंथ की विदाई वहां से दिखाई दे रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एग्जिट पोल 2026 पर यह चर्चा जारी है, कहीं मत जाइएगा।